हमारे देश के अंदर लाखों लोग मिलकर एक सांसद को चुनते हैं और सांसद शपथ लेता है, उसी समय वो झूठ बोलता है, उसको शर्म तक नहीं आती। देश के अंदर हजारों बेटियों की निकिता तोमर की तरह हत्या कर दी जाती है क्योंकि यहाँ के नेताओं की प्रायोरिटीज अलग हैं। मीडिया और नेताओं ने मिलकर लव जिहाद नाम की एक टर्म घोषित कर दी है, मगर इसके पीछे सच्चाई क्या है, कारण क्या है, क्यों ये लव जिहाद पनप रहा है और इसके आगे क्या मायने निकलेंगे। पूरे सोशल मीडिया में इस समय ये चर्चा इसलिए ज्यादा वायरल है क्योंकि टीएमसी की एक सांसद ने यह कह दिया है कि उनकी शादी तो नहीं हुई है, मगर पूरे देश ने देखा था जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया था और उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जो सांसद हैं, उन्होंने अपना जब रिसेप्शन रखा था तो उसके अंदर भी पीछे उन्होंने लिखवाया था #TheNJ अफेयर। बहुत ही अजीब सी बात है, जब भी शादी होती है, रिसेप्शन होती है, लड़का लड़की का नाम पीछे लिखा आपने देखा होगा, मगर पहली बार देखा वहां पे लिखा है #NJ अफेयर। यानी कि इस मुद्दे को आप सोशल मीडिया के ऊपर लेकर जाओ और हमें और हमारी पार्टी को आगे लेकर जाओ, चर्चा में लेके आओ। रिपब्लिक भारत ने इस खबर को ब्रेक किया है कि ये जो सांसद है, इनका बीजेपी के किसी पॉलिटिशियन के साथ में रिलेशनशिप चल रही है और यहां पे लिखा है डू आर एक्सपेक्टिंग, यानी कि ये उनके बच्चे की मां बनने वाली हैं। संविधान में ये व्यवस्था है, दो बालिग लोग अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, नहीं अगर जमती तो डाइवोर्स ले सकते हैं, किसी और के साथ शादी कर सकते हैं। मगर यहां पर जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो शादी ही नहीं की, तो डिवोर्स कैसे लें। अब ये जो वेरीफाइड अकाउंट है इन्हीं सांसद का, इन्होंने खुद ने पोस्ट किया है यूट्यूब के ऊपर और अपनी पूरी की पूरी शादी को इन्होंने बहुत बड़े उत्सव के तरीके से दिखाया है और केवल हिंदू रीति रिवाजों के साथ नहीं, क्रिश्चियन रीति रिवाजों के साथ भी उन्होंने अपनी शादी को दिखाने की कोशिश की है। वैसे देखने में ये कोई पादरी तो नहीं लगता, मगर उन्होंने यहां पर पोस्ट किया है, सांसद हैं, जिम्मेदार हैं, तो ऐसा जरूर रहा होगा। अब बात ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने एक लेटर जारी किया और उन्होंने कहा कि हमारी शादी हुई थी, वो तुर्की के अंदर हुई थी और तुर्की के लॉ के हिसाब से हमारी शादी हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब हमारी शादी हुई नहीं। मगर उन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को मेरिट दिखा रखा है। मई के अंदर वो सांसद बन जाती हैं और सीधा पहुंच जाती हैं तुर्की जून के अंदर, और खास तौर से क्योंकि वो खुद भी फिल्मों में काम करती हैं, उनको पता है ये झंडा यहां पर दिखाना जरूरी नहीं था, इसको एडिटिंग में हटाया जा सकता था, मगर जानबूझकर इसको यहां पर दिखाया गया। भारत के संविधान ने हर एक नागरिक को फ्रीडम दे रखी है, वो जो चाहे कर सकता है, मगर ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये एक सांसद है और भारत के हर एक सांसद को इस बारे में पता है कि तुर्की के साथ में भारत के रिश्ते इतने अच्छे नहीं है। हर जगह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तुर्की हमेशा भारत की खिलाफत में ही खड़ा नजर आता है। भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि वो मैरिड अपने आप को डिस्क्लोज करती हैं और अपने हस्बैंड का नाम श्री निखिल जैन बताती हैं। इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, उन्होंने मेहंदी लगा रखी थी, मंगलसूत्र पहन रखा था, मांग भरी हुई थी और अपना नाम उन्होंने जैन बताया था। आमी नुसरत जहान रूही जैन। शपथ जो लेता है उसको अपना नाम बोलना पड़ता है और नाम के अंदर उन्होंने जैन बोला था, या तो वो शपथ उन्होंने ढंग से नहीं ली या क्या है, इस बारे में संसद को विचार करना चाहिए। अब उनका यह कहना है कि उन्होंने शादी तुर्की में की है, इंडिया के अंदर नहीं की, और जो तुर्की के कानून है उनके हिसाब से अगर वो वहां पर जाके शादी करती हैं तो उनकी शादी मानी ही नहीं जाएगी, इसीलिए उन्होंने शादी की ही नहीं। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो इंडिया के अंदर इस प्रकार से शादी करती तो क्या उनकी शादी मानी जाती या नहीं मानी जाती। भारत के अंदर बहुत बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती है, आपने सुनी होगी, साथ ही के अंदर आपको यह भी पता होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ सब के सब अलग हैं। यहां पर एक हिसाब से शादियां नहीं कर सकते, मगर रजिस्ट्रेशन बाद के अंदर आपको करवाना पड़ता है। यानी कि यहां पर हिंदुओं की शादी अलग तरीके से, मुस्लिम्स की अलग तरीके से, क्रिश्चियंस की अलग तरीके से, पारसियों की अलग तरीके से और स्पेशल मैरिज एक्ट अलग तरीके से होता है। और यह स्पेशल मैरिज एक्ट ही सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से लव जिहाद नाम का जो टर्म है वो मार्केट के अंदर आया है और ये इसका एक जनक है। निकिता तोमर नाम की एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, लड़का मुसलमान था, वो चाहता था कि निकिता तोमर को मुसलमान में कन्वर्ट कर दे और शादी कर ले मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। अब आप इस बात को समझिए कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से केवल हिंदू ही कवर नहीं होते, हिंदुओं के अलावा बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन के लिए भी यही वाला एक्ट है। भारत के अंदर जैन धर्म और हिंदू धर्म इतने मिक्स होकर रहते हैं, ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि जैन माइनॉरिटीज में आते हैं, अलग धर्म है, मगर उनका मैरिज एक्ट एक ही है जो हिंदुओं का है, सिखों का भी वही है। अब अगर आप जाकर इस हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबा है, ये इतने सारे पेज हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब भरे हुए हैं इफ एंड बट्स में और तकरीबन हर चीज को इसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, सारी की सारी बातें कवर्ड हैं। मगर जब आप मुस्लिम पर्सनल लॉ देखते हैं तो आपको पता पड़ता है कि यहां पर ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, साफ तौर पर यहां लिखा गया है शरीयत के अंदर जो है वो हम मान लेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन कम होने की वजह से जो क्लरिक्स हैं यानी कि मौलाना वगैरह हैं वो अपने
अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशंस तय करते हैं और इसी वजह से यहां पर सोसाइटी में कई प्रकार की एम्बिग्युइटीज होती हैं जिसका बार बार चर्चा करना पड़ता है। यानी कानून की किताब के अंदर इसका ज्यादा एलोबोरेशन नहीं है, डायरेक्टली रेफरेंस दे दिया है शरीयत के हिसाब से। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में यानी कि अंग्रेजों के टाइम के अंदर बनाया गया था और यह भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। 30+ इसके अंदर पेजेस हैं, हर एक के बारे में यहां पर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। यहां पर भी हिंदू मैरिज एक्ट की तरीके से फीमेल्स को काफी सशक्तिकरण दिया गया है और उनकी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं। पारसी कम्युनिटी छोटी सी है मगर उनका मैरिज एक्ट काफी डिटेल्ड है। यहां पर भी 30-40 पेज आपको मिलेंगे, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन है। फीमेल्स का यहां पर काफी ख्याल रखा गया है। अब प्रॉब्लम यह आती है कि ये सारे के सारे लॉ उन्हीं लोगों पर एप्लीकेबल हैं अगर लड़का लड़की दोनों एक ही रिलीजन के हैं। अगर लड़का और लड़की अलग अलग रिलीजन के होते हैं तो उनके लिए एक नया लॉ लगता है। वो सारी की सारी जड़ है इस पूरी कंट्रोवर्सी का। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में इसीलिए लाया गया था कि लड़का और लड़की अलग अलग फेथ के हैं तो जो लड़का है और लड़की है वो किस हिसाब से यहां पर शादी कर सकते हैं और इसके अंदर 30 डेज का एक नोटिफिकेशन शामिल होता है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये सबसे बड़ी जड़ है हमारी सोसाइटी का। जैसे ही किसी को पता पड़ता है कहीं पर भी नोटिफिकेशन आता है लोग वहां पहुंच जाते हैं, लड़का और लड़की को अलग अलग से धमकाना शुरू कर देते हैं। अब इस बात को एग्जांपल से समझिए कि लड़का मान लीजिए एक हिंदू है गुड़गांव का और लड़की एक मुस्लिम है कोलकाता की। तो जो नोटिफिकेशन है वो गुड़गांव वाले ऑफिस के अंदर और कोलकाता वाले ऑफिस के अंदर दोनों जगह दिया जाएगा, चाहे ये शादी दिल्ली के अंदर कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यहां पर जब नोटिस लगता है तो वहां पर कई सारे लोगों को पता पड़ जाता है। चाहे भारत कितना ही सेक्युलर हो मगर यहां पर जो नेतागिरी चलती है वो रिलीजन के नाम से चलती है। हर कोई इस ताक में लगा रहता है कि कहां पर कौन से लड़के की किस धर्म की लड़की के साथ शादी हो रही है और वो वहां पर जाकर अपनी नेतागिरी चमकाए। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पर लोकल लीडर्स के पास पहुंचा दी जाती है और वो इस बॉय के घर वालों को परेशान करना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल ऐसा का ऐसा लड़की के साथ में होने लग जाता है। कोर्ट कचहरी बढ़ने लग जाती है, वकील पहले बोल देते हैं कि इससे बढ़िया है कि कोई एक धर्म चेंज कर लो। अब देखिए धर्म चेंज करने में समस्या यह आ जाती है कि हिंदुओं के अंदर अगर किसी को कन्वर्ट होना है तो रिलीजियस बुक्स में हमारे कोई तरीका नहीं लिखा हुआ कि हिंदू किसी दूसरे धर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा और वापस कैसे होगा। मगर दूसरे जो धर्म है मुस्लिम्स हैं चाहे क्रिश्चियंस हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है किस प्रकार से कोई क्रिश्चियनिटी या फिर मुस्लिम्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। फटाफट ये काम हो जाता है। ये जो धर्मांतरण है ये हिंदू मुस्लिम्स में और अलग के अंदर पॉसिबल तो है और हिंदुओं के अंदर भी आर्य समाज आजकल धर्मांतरण कराने लग गया है। मगर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अंदर कई सारे वर्ल्ड लेवल पर एनजीओज वगैरह चलते हैं जो कि इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहां पर जो धर्मांतरण है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहां पर आती है थोड़ी दिक्कतें। वैसे लॉ के हिसाब से धर्मांतरण के अंदर भी 30 डे का नोटिफिकेशन देना होता है, मगर बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं जहां पर ये बैक डेट के अंदर किया जाता है और सेम डे मैरिज कर दी जाती है। ये एक आसान रास्ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। इस चीज का फायदा उठाकर बाहर से बहुत सारी फंडिंग इंडिया के अंदर आ रही थी जो सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस प्रस्तुत कर रही थी। इसीलिए यहां पर कुछ कानून बनाने पड़े। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर 2007 के अंदर एक कानून बना था, मगर वहां पर मैरिजेस को इसके अंदर कानून में इंक्लूड नहीं किया गया था। उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर जब 2018 में इसके ऊपर कानून बना तो साफ तौर से यह लिख दिया गया कि केवल और केवल शादी करने के लिए अगर कोई धर्मांतरण करता है और स्पेशल मैरिज एक्ट से अगर बचने की कोशिश करता है तो यह परमिसिबल नहीं है, सजा हो जाएगी। इसके बाद में जो हिमाचल प्रदेश ने 2007 के अंदर कानून बनाया था, संशोधन करके 2019 के अंदर इस चीज को भी ऐड कर दिया। हिमाचल ने भी इस चीज को ऐड कर दिया कि केवल और केवल शादी करने के लिए धर्मांतरण हो रहा है तो उसके ऊपर सजा करेंगे। अब देखिए कानून का यहां पर प्रावधान था मगर उसका गलत उपयोग किया जा रहा था और कई सारे ऐसे केस आ रहे थे जहां पर झूठ बोलकर या बाहर से पैसा लेकर किसी का धर्मांतरण करके शादी की गई। इस चीज के ऊपर कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी था अपने नागरिकों को बचाने के लिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो नोटिस जाते थे जिसके बाद में राजनीति होती थी, केरला ने तो मना कर दिया था कि ये नोटिफिकेशन को आप ऑनलाइन पब्लिश ही ना करो क्योंकि इस वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है। हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि कितनी ज्यादा समस्याएं हो रही है इस नोटिस की वजह से और उसके एवज के अंदर अब ये धर्मांतरण होने लग गए। यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर आ गई थी। इसके लिए कानून बनाना जरूरी हो गया था। अब ये जो कानून थे ये अच्छी वजहों से बने थे मगर विदेशी मीडिया ने इंडिया को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जी भर के जहर उगला कि इंडिया के अंदर हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है और ये लोग देखो कितना अत्याचार कर रहे हैं, कन्वर्जन नहीं करने दे रहे, बेटियां इनकी बच रही हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। इसका जो राइटर है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे प्रेस को बैन करना चाहिए इंडिया के अंदर जो इंडिया के खिलाफ इस प्रकार की जहर उगल रहा है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है और यहां पर ये जो कानून बने हैं ये हमारे संसद ने बनाए हैं और ये जो एसोसिएटेड प्रेस है ये किस एजेंडा के ऊपर काम कर रही है वो भी देखिए। ये जो बिल्डिंग इजराइल ने
हमने हाल ही के अंदर गिराई है गाजा पट्टी के अंदर। यहां पर अल जजीरा के साथ में यही एसोसिएटेड प्रेस का ऑफिस भी था और इनके ऑफिस के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं उसके बारे में इनको या तो पता नहीं था या ये भी उसका हिस्सा हो सकते थे। गैर कानूनी जो कन्वर्जन हो रहे थे उनके ऊपर रोक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई थी, संविधान के हिसाब से लगाई थी। अब संविधान में संशोधन करना हो, भारत को और ज्यादा सशक्त बनाना हो तो उसका काम करेंगे मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं। और वो जो लोकसभा के उम्मीदवार अगर गलत शपथ लेने लग जाएं, इस प्रकार के अगर झूठे बोलने लग जाएं, तो काम कैसे चलेगा? इसके ऊपर देश को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए, संविधान के विशेषज्ञों को विचार करना चाहिए। लव जिहाद का जो मुद्दा है और जो नए कानून बनाए गए हैं अलग अलग जगह पर और हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, इसके पीछे की असली वजह आपको समझ में आ गई होगी। विदेशी मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर अपने देश को बदनाम करने की कोशिश ना करें। नमस्कार, धन्यवाद।